गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, दोनों के बीच सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर थोड़ी देर में फैसला। शिंदे गुट और उद्धव गुट के पार्टी दफ्तर की बढ़ाई गई सुरक्षा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। अशोक तंवर छोड़ सकते हैं केजरीवाल का साथ। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को मिली राहत। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। प्रभात हत्याकांड में बनाए गए थे आरोपी। उमर खालिद की जमानत पर फिर टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को दिया अल्टीमेटम, 24 जनवरी को होगी सुनवाई। चुनाव से पहले बरेली को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। 3400 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सपा विधायकों ने अखिलेश से की स्वामी मौर्य की शिकायत। अखिलेश ने ऐसी बातें दोबारा न होने का दिया आश्वासन। कांग्रेस का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन जारी। महिला उत्पीड़न को लेकर जताए विरोध। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर पुलिस का शराब पर शिकंजा जारी। 2 शराब तस्करों किया गिरफ्तार। 6 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर ही अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा बने रहते हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चेतावनी के बाद भी वो अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की घटना घटी थी, बिना न्यायपालिका के किसी निर्देश के, बिना किसी आदेश के अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, उस पर तत्कालीन सरकार ने संविधान की कानून की रक्षा के लिए उस समय जो गोली चलवाई वो सरकार का अपना कर्तव्य था और इस समय की सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इस दौरान कई विधायकों ने उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य की भी शिकायत की और इस पर अखिलेश यादव ने ऐसी बातें दोबारा न होने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर सख्त टिप्पणी की। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी बयान दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी विक्रम बेताल जैसी। अखिलेश यादव के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत चढ़ गया है। वे स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। वे जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के व्यक्ति हैं। उनके बयानों से उनकी पार्टी का बड़ा गर्क होगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी उनकी क्या मजबूरी जो वो कोई कठोर कदम नहीं उठाते। और देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिंपल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के व्यक्ति हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य से इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता है ना भूत से, इस तरह डरते हैं।
और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर परिसर की सुरक्षा को अभेद बनाए रखने के लिए राम मंदिर परिसर में आतंकियों द्वारा हमला करने की धमकियां आती रहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए महाराजगंज के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुनौली बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम वाहनों और लोगों की गहनता से तलाशी कर रही है और सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से भारत नेपाल सीमा पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व 26 जनवरी के दृष्टिगत जनपद महाराजगंज में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी व पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ड्रोन कैमरे के माध्यम से पेट्रोलिंग व चेकिंग की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त संयुक्त कार्रवाई में एसएसबी और पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग भी की गई व वाहनों की चेकिंग भी की गई। जैसा कि विदित है कि कल एडीजी द्वारा स्वयं बॉर्डर सीमा का भ्रमण किया गया था, उनके द्वारा भी बॉर्डर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई है और आगामी 26 जनवरी तक इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर चलाए जा रहे नमो ऐप शिविर अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी में कैंप आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर शामिल होकर लोगों को संबोधित किया और कहा कि सभी लोग टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल या एसएमएस द्वारा लिंक से नमो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नमो ऐप द्वारा सभी लोग सीधे पीएमओ से जुड़कर देश में चल रही केंद्र व राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते और विकसित भारत आंदोलन में ब्रांड एम्बेसडर बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। आज पार्टी के निर्देशानुसार अपने स्वास्थ्य केंद्र चरखारी में नमो ऐप डाउनलोड के लिए कैंप लगाया गया है। इसमें जो अपने दूर दराज क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, तो उन लोगों से निवेदन करके उनके स्मार्टफोन से ऐप डाउनलोड किया जा रहा है ताकि उनको अपडेट रहे जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज है। और लोग ऐप डाउनलोड से काफ़ी कुछ जानकारियां हमें अपडेट होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सुबह से काफ़ी लोगों की कतार लगी है, बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है और यह पार्टी निर्देश पर जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं और इसी क्रम में अभी यह सिलसिला चलता रहेगा। मैनपुरी में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने गौवंश की समस्या को लेकर अल्टीमेटम दिया। उनका कहना 20 जनवरी तक गौवंशों गौशाला में नहीं पहुंचाया गया तो 26 जनवरी को झंडारोहण करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चरण सिंह यादव ने खंड विकास अधिकारी बरनाहल को अल्टीमेटम देते हुए कहा, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था दिसंबर 2023 तक कोई भी छूटा गौवंश बाहर सड़कों पर नहीं दिखाई देगा और सभी गौवंशों को गौशाला भेज दिया जाएगा। सरकार की तारीख खत्म हो गई है लेकिन सड़कों पर अभी गौवंश घूम रहे हैं। यूनियन की तय तारीख है कि महीने की 9 तारीख को ब्लॉक मुख्यालय पर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। इसी बात को लेकर बरनाहल ब्लॉक में, आप बरनाहल नगर की बात कर रहे हैं, लगभग 150-200 छुट्टा आवारा गौवंश आपको अभी मेला प्रांगण, हॉस्पिटल प्रांगण और सड़क पर मिल जाएंगे, जिनकी कोई समस्या का समाधान नहीं है। उस बात को लेकर माननीय वीडियो साहब को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर पंचायत के द्वारा जल्दी से जल्दी जो गौशाला का निर्माण हो रहा है उसमें गौवंशों को ले जाया जाएगा। हमारे साथी किसान जो बाबा टिकैत के जमाने के दादा चरण सिंह ने अल्टीमेटम दिया है, अगर 20 जनवरी तक गौवंश अंदर नहीं जाएंगे तो 21 तारीख को ब्लॉक प्रांगण में सारे गौवंश को कर दिया जाएगा। किसी भी अधिकारी को ध्वजारोहण नहीं करने दिया जाएगा। ये किसान यूनियन का ऐलान है और
सूचना है शासन और प्रशासन को। मांगे सब हमारी यही है जो पिछले 6 दिनों सबसे बड़ी सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। सरकार ने कहा था 31 दिसंबर तक सारे गवर्नर में खड़कना होंगे न खींचना होंगे वो सारा मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं। या तो सरकार केवल हवा में फाड़ करके घोषणा कर देती है, या सरकार के अधिकारी निगम में तो सरकार की घोषणा को पूरा नहीं करते। आपने अल्टीमेटम दिया है, क्या कहना चाहिए? 20 जनवरी से हमारा प्लान चलेगा कि सारे लोगों को इकट्ठा करके 26 जनवरी को ब्लॉक पालने में भर्ती कर दिया जाएगा। मुझे भी मालूम अधिकारी कहा जाएंगे, लेकिन झंडा रोना हम नहीं करने देंगे जब तक हमारी व्यवस्था ब्लॉक स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। चाहे कुछ ही हो जाए, चाहे हमको कुर्बानी देनी पड़े, सरकार और अधिकारी कितना फोन करा दे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और 26 जनवरी को क्षेत्र के सारे गवर्नर जो हमारे घूम रहे हैं तो सबको ब्लॉक पर इकट्ठा करके और आज संबंधित तकरीबन संबंधित ब्लॉकों में 9 तारीख ब्लॉकों की होती है, ब्लॉक पंचायत मास की पंचायत होती है, तो एक हाथ छोड़ के सभी ब्लॉकों में ज्ञापन दिया गया है। अब संबंधित ब्लॉकों को क्षेत्रवार समस्याएं रही हैं, और एक समस्या तो ऐसी है, अब आपके बरनाल ब्लॉक की नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश के न कहें बल्कि पूरे भारतीय के हैं, जो आवारा गौवंश, इससे किसान रातों रात जाग रहा है, बीमार पड़ रहा है। उधर से कोरोना का कोई दूसरा भाई आ रहा है, बता रही है हमारी सरकार, तो पता नहीं गाँव पर क्यों अमल नहीं कर रही है, क्यों हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे भाई विकट एक विकराल समस्या, विकट परेशान है, लेकिन गाय को मुद्दा मिल रहा है। और दूसरा, नगर पंचायत से संबंधित जैसे सेक्रेटरी वगैरह जिस सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको लेकर मेन मुद्दा में मुख्य उद्देश्य अधिकारियों का रहा है। अगर आपकी मांगे सरकार नहीं सुनती है तो ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाएंगे? ऐसे स्थिति में देखो, एक किसान, एक भोला किसान कहे से ये लड़ाई किसी से कर नहीं सकता, सरकार से कोई लड़ाई करना हो नहीं सकता, तो हम लोगों के पास एक ही हथियार है, वो है आंदोलन। हम लोग आंदोलन का रुख अपनाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे, और इससे के अलावा कोई है ही नहीं। सरकार ने 3-4 वादे किए। 31 मार्च की, पहले 31 मार्च तक गौवंश सड़कों पर न रहे, फिर 31 दिसंबर किया। अब शायद देख रहे हैं कहीं पेपर में जगह जगह जिलाधिकारी अपने माध्यम से कर रहे हैं 15 जनवरी। हो सकता है हमारे जिलाधिकारी महोदय 35 जनवरी ने कर दें, हमें शंका है। ऐसे शासन पर और प्रशासन पर इन्हें डेट का ही वो नहीं रखते, जो बराबर बढ़ा रहे तो ऐसी डेट कहीं 35 का मतलब ये समझे कि गिनती भूल। तो 26 जनवरी को इस प्रांगण में आप झंडा नहीं फहरा पाएंगे। महाराजगंज जनपद में लगातार बढ़ रही मोबाइल चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जिले के कई थाना क्षेत्र से गायब हुए 101 मोबाइल फोन को सर्विलांस की मदद से बरामद किया गया और पुलिस कार्यालय में एसपी ने खुद मोबाइल फोन को उनके मालिकों को सौंप दिया। वहीं अपना खोया हुआ मोबाइल पाने के लिए लोगों ने भी पुलिस की शुक्रिया अदा किया और आशा जताई कि पुलिस इसी तरह नागरिकों के लिए काम करती रहे। सर्विलांस टीम के अथक प्रयासों से खोए हुए मोबाइल तकरीबन 101 मोबाइल बरामद हुए हैं। आज इनके स्वामियों को इनको लौटाया जा रहा है। इनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। सभी खोए हुए मोबाइलों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। आज सर्विलांस टीम के द्वारा जो सराहनीय प्रयास किया गया है उसमें मेरी ओर से सर्विलांस टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है और इसी तरह से सर्विलांस टीम और एसओजी टीम ये प्रयास करते रहें, उनको पुरस्कार दिए जाते रहेंगे, उल्लेखनीय काम करते रहेंगे, पुरस्कार दिए जाते रहेंगे। इसी सिलसिले में आज ये पुरस्कार दिया गया है।
बुंदेलखंड के जालौन में अन्ना जानवर लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अन्ना जानवरों से केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का गर्भगृह कोच भी इससे छूता नहीं रहा। मंगलवार देर रात को कोंचनगर की पूर्व पालिका अध्यक्ष सरिता आनंद अग्रवाल की घर की छत पर एक सांड चढ़ गया। सांड को नीचे उतारने में लोगों के पसीने छूट गए। वहीं पालिका के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा, तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सुर्खियों में चले खबर को पूरे शहर में नहीं छत पर नहीं जो घोटाला अरे यहाँ पर 3-4 बजे से यहाँ पर दूसरी मंजिल पर सांस चढ़ गया। कैसी चढ़ गया मालूम? भाई चेयरमैन साहब का खुला गेट डला है, 50 रुपये उनसे कहा है कि साहब ये गेट लगवा दो, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। तो अब इसको उतारा जा रहा है कि नहीं? अब इसमें कोई यहाँ पे तो अभी नजर आ नहीं रहा है। चेयरमैन साहब को भी सूचना कर दी गई है। एटा तहसील सदर के एक लेखपाल को नायब तहसीलदार की पहल पर 6 दिन पहले निलंबित कर दिया गया था। लेखपाल साथी के बहाल न होने पर अब लेखपालों ने धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार कर दिया और नायब तहसीलदार के स्थानांतरण और साथ ही लेखपाल की बहाली की मांग की। हमारे एक साथी हैं अशोक यादव लेखपाल जी, उन पर अभद्रता का बेबुनियाद आरोप लगाकर नायब तहसीलदार ने गलत आख्या देकर सस्पेंड करा दिया है। तो उसको लेकर के हंगामा लेखपाल हाँ जी, उसका विरोध कर रहे हैं, गलत सस्पेंशन है। हो रहा है उसको कब तक ये चलता रहेगा? जब तक हमारा निलंबन निरस्त नहीं किया जाता तब तक ये विधिवत चलता रहेगा। एक साथी अशोक यादव जी हैं, उनको अकारण नायब तहसीलदार ने घटना के अंतर्गत निलंबित करा दिया है, इसलिए हमारी हड़ताल है। तब तक ये वापस इस तरीके से जब तक हमारे साथी का जो निलंबन किया गया है और जो गलत है उसको अगर वापस जब तक नहीं होंगे तब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और ऐसे एक भ्रष्ट नायब तहसीलदार का जब तक हमारी तहसील तक ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक भी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र सम्राट जी हैं नायब तहसीलदार, और वो काफी भ्रष्ट है और इस तरीके से वो लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, दबाव बनाते हैं। ऐसे अधिकारियों का यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। और यहाँ जो अभी वर्तमान में एसडीएम और तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, ये भी किसी लेखपाल का कोई विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। और इनका बात करने का तरीका या हमारे जो सभी की मान मर्यादा है उसके हिसाब से सम्मान से बात करना चाहिए, वो भी इन लोगों का रवैया बदल चुका है और हम उस पर भी ध्यान देंगे। और जब तक हमारे अशोक यादव जी जो लेखपाल जी हैं इनका निलंबन वापस हम बाहर नहीं निलंबन वापस लिया जाएगा तभी हमारी हड़ताल खत्म होगी। और सतीश सम्राट जो हमारे नायब तहसीलदार हैं उनका भी जब तक यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा तहसील एटा से तब तक हम इस हड़ताल को मामला कुछ नहीं था, प्रधान की शिकायत थी, उस पर जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी में 4 लोग गए थे तो हमने रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी। तो उन्होंने कहा 5 मिनट में आ जाइए, अगर 5 मिनट में आप नहीं आते तो मैं आपके खिलाफ लिख दूंगा। कितनी दूरी पे थे आप? मैं क्षेत्र में था 34 किलोमीटर। क्या संभव था 5 मिनट बाद? नहीं, संभव नहीं था। वजह और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा कोई वजह नहीं। रिपोर्ट मैंने एक दिन पहले ही तैयार करके रख ली थी। आपने फील्ड में चला हुआ था तो रिपोर्ट दे नहीं पाई थी, तो हमने 5 मिनट में आ जाइए आप। हाँ, और जो गांव की श्रेणी 6 की जमीन थी उसमें जो है प्रधान ये चाहते हैं कि इस गाँव वालों के गरीब लोगों के कब्जे को हटवा के और हमारे अंदर कर दिया जाए। उस पर लाभ तल्ला ये करें कि इनको कब्जा उनका हटना चाहिए। जब श्रेणी 6 की भारत सरकार द्वारा स्वामित्व जो दी गई है, जो गरीब लोग हो अगर किसी का मकान हो तो वो जो है श्रेणी 6 में आएगा, उसका नक्शा बनता है क्या समझे, और उन्हें घरों जारी होगी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कैसे बेदखल किया जा सकता है? अधर्मता है। क्या अपील करेंगे डीएम साहब से या उच्चाधिकारियों से? कहा भी है हमने, क्या समझे, और तल्ला साहब को भी बताया क्या समझे हड़ताल वापस नहीं। हाँ, जब तक हमारे साथी जो है और हमारा सर्व और साथी सभी जब तक है तब तक हड़ताल। बदायूं में पुलिस ने अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। फैक्ट्री से दिल्ली समेत बरेली तक सप्लाई जाती थी। सप्लाई लेने और असलहे बनाने में मदद करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 दिल्ली और 2 बरेली के हैं, जबकि एक शातिर बदायूं का है।
फिलहाल सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। एसपी देहात के निर्देशन में थानाध्यक्ष दातागंज और एसओजी की ज्वाइंट टीम के द्वारा एक अवैध हथियार बनाने के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मेन व्यक्ति है वो बरेली का रहने वाला है और इसके साथ जो अन्य साथी उसके हैं 4, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है और उनके कब्जे से 8 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 315 बोर के राइफल्स हैं और शेष तमंचे हैं। एक उसमें पुनिया भी है और उनकी जो बनावट है बहुत अच्छी है, जिससे ऐसा लगता है कि ये लोग अवैध शस्त्रों को बनाने में काफी सिद्धस्त हैं। इनसे पूछताछ करके अभियुक्तों से ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये शस्त्र किस पर्पज से खरीदने और बेचने का काम कर रहे थे, कहाँ बेचते थे। फैक्ट्री जो पकड़ी गई है वो ग्राम रुदौली के जंगल से पकड़ी गई है, जहाँ से उपकरण भी बरामद हुए हैं जो अवैध असला को बनाने में काम आते हैं। पकड़े हुए अभियुक्तों से पूछताछ करके ये वेपन कहाँ सप्लाई होने थे, किस पर्पस के लिए सप्लाई होने थे, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बदायूं में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 तस्कर पकड़े, इनमें एक जम्मू कश्मीर का तो एक पंजाब का रहने वाला है। शराब की बड़ी खेप पंजाब से झारखंड ले जाई जा रही थी। पकड़े गए तस्करों में एक ड्राइवर समेत ट्रक का मालिक शामिल है। पुलिस ने बताया चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया था। पुलिस ने ड्राइवर और ट्रक मालिक को सही जानकारी नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक जब्त कर दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर पूरे गैंग का पता लगा रही है। देखिए, हमारे एसपीआरए के निर्देशन में थाना इस्लाम नगर की पुलिस ने आबकारी विभाग और एसओजी की टीम के साथ एक 10 टायरा ट्रक को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें उन्होंने 615 पेटी अवैध शराब कॉन्ट्राबैंड उनके द्वारा बरामद किया गया है, जिसका ब्रेकअप मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें अंग्रेजी शराब कंपनी ब्रांड इंपीरियल ब्लू, इसकी 150 पेटी हैं और अंग्रेजी शराब ऑफिसर्स चॉइस, इसकी 200 पेटी हैं। ओल्ड मॉन्क जो रम है उसकी करीब 5 पेटी हैं और इस प्रकार कुल 615 पेटी शराब पकड़ी गई है। इसके अलावा 2 अभियुक्तगण भी पकड़े गए हैं। जो ट्रक के जो चालक और उसके साथ एक व्यक्ति था, उन दोनों को पकड़ा गया है, जो दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। और पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि वहीं का एक व्यक्ति है जो इस केस में वांछित है, वो उनको हायर करता है, इनके ट्रक को एक अनजान जगह पे ले जा करके उस ट्रक में वो इस कॉन्ट्राबैंड को लगवाता है और इस बार का जो कंसाइनमेंट था अलग अलग जगहों पे वो कंसाइनमेंट भेजता है। इस बार का जो उसका कंसाइनमेंट था वो रांची, झारखंड में रांची में एक जगह है जिसका नाम है गढ़वा, वहाँ डेस्टिनेशन था इस शराब को जाने का, परंतु हमारे टीम को ये सूचना मिली और उन्होंने रास्ते में इसको पकड़ करके इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े हुए अभियुक्तों से पूछताछ करके इसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज हैं और उसके बारे में जो अन्य लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हैं, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।